कहानी का शीर्षक टूटते जुड़ते रिश्ते। मैं इस कहानी को एक दोहे से शुरू करना चाहूँगी। ये दोहा बहुत ही प्रचलित है, आप लोगों ने हजारों बार पढ़ा और सुना होगा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ी जाए। मुझे इसका अर्थ आप लोगों को समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बचपन से अपनी दादी से शुरू होकर अपनी माँ तक इसका अर्थ सुनते सुनते मन में बस गया है। हमारे जीवन में हजारों रिश्ते होते हैं। हमारा जन्म ही रिश्तों के साथ होता है। सबसे पहले माता पिता और फिर उनसे जुड़े सारे रिश्ते। पर इन रिश्तों को विश्वास और प्रेम से सींचा जाता है। रिश्ता जितना गहरा रहता है, टूटने पर उतनी ही बड़ी खाई बनती है। जिस दिन भरोसा या प्रेम में किसी एक में कमी आता है तो रिश्ता दरकने लगता है। प्रेम में कमी आने से थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेते हैं, पर भरोसा टूटना तकलीफदायक होता है। कुछ रिश्ते हजारों बार टूटते हैं और हजारों बार जुड़ते हैं, पर दोबारा जुड़ने पर उसमें वो प्रेम और विश्वास नहीं होता है जो पहले रहता है। शकुंतला देवी और हरि प्रसाद जी अपनी छोटे बेटे प्रमोद पर अंधविश्वास करते थे। बड़े बेटे प्रकाश को तो कभी लायक समझते ही नहीं थे, क्योंकि प्रकाश का अक्सर अपने पिता से तू तू मैं होते रहता था। उसका और उसके पिताजी के बीच तालमेल नहीं था। दूसरी ओर प्रमोद एक आज्ञाकारी बेटे के रूप में अपने माता पिता का कोई बात नहीं काटता था। प्रकाश अपने परिवार के साथ कस्बे से बाहर ही रहता था। पर्व त्योहार में अपने पुश्तैनी घर आता, दो चार दिन रहकर वापस लौट जाता। जब से प्रकाश बाहर रहने और कमाने लगा था, उसका अपने पिता से मतभेद कम हो गया था और हरि प्रसाद भी अपने पोते पोतियों को देखकर खुश हो जाते। उनके साथ दो चार दिन हंसते खेलते। कुछ दिन रहकर प्रकाश अपने परिवार के साथ वापस लौट जाता। प्रमोद तो अपने परिवार के साथ घर पर ही रहता था। पहले अपने पिताजी के साथ व्यापार करता था। धीरे धीरे उसके पिताजी व्यापार की बागडोर प्रमोद को सौंप दिए। प्रकाश प्रमोद से कभी भी कोई हिसाब किताब की बातें नहीं करता। सोचता माँ पिताजी तो हैं ही। पिछले कुछ साल पहले अपने देश में महामारी फैलने के कारण सभी बाहर कमाने खाने वाले अपने अपने घर लौटने लगे। प्रकाश भी लौटकर अपने घर आया। कुछ दिन रहने के बाद समाचार आने लगा कि महामारी लंबे समय तक चलेगा। तो प्रकाश सोचा कि अब कुछ यहीं कर लिया जाए। आज वह अपने माता पिता से इस बारे में बात किया। तब बखेड़ा शुरू हुआ। प्रमोद की पत्नी नीतू सब सुन रही थी। बच्चों को भेजकर प्रमोद को बुलवाई और सारी बात उसे बताई। प्रमोद अपने बड़े भाई प्रकाश को साफ साफ बोल दिया कि आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। ये सारा घर जमीन मेरा है, चलिए निकलिए यहाँ से। प्रकाश बोला, ऐसे कैसे तुम्हारा हो जाएगा? नीतू तब तक घर जमीन का कागज ले आई थी। प्रमोद उसे अपने हाथों में लेकर प्रकाश को दिखाते हुए बोला, लो देखो, ये सब माँ पिताजी मेरे नाम कर चुके हैं। प्रकाश अपने माता पिता से बोला, माँ पिताजी, हम जानते हैं कि आप लोग मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, परंतु मैं एक पल के लिए भी नहीं सोचा था कि आप लोग इस घर और ज़मीन में मुझे कुछ भी नहीं देंगे। और वो अपने परिवार के साथ घर से निकल पड़ा। उसके माँ पिताजी ये सुनकर स्तब्ध थे। प्रमोद ऐसा क्यों किया? कितना विश्वास था हमें उस पर। ये ऐसा निकलेगा ये कभी सोचे ही नहीं थे। शकुंतला जी के आंसू रुक नहीं रहे थे। वो लोग सोच रहे थे कि कितना बड़ा विश्वासघात प्रमोद किया। मगर प्रकाश अपना हिस्सा नहीं मांगता तो हम लोगों को पता भी नहीं चलता। दोनों की आंखों से नींद गायब हो चुका था।
सुबह सुबह नीतू शकुंतला जी के गहनों में से निकाल कर कुछ गहने पहनी हुई थी। शकुंतला जी की नज़र उस पर पड़ी। बात यह था कि हल्का फुल्का गहना शकुंतला जी पहनती थी और अपने पुराने भारी गहने संभाल कर अलमारी में रखी थी। शकुंतला जी दौड़कर स्टोर रूम गई जहाँ सब महंगे सामान रखती थी। वहाँ बड़ा सा ताला लगा हुआ था। लौटकर प्रमोद के सामने आवाज़ दी, नीतू बहू, नीतू बहू। नीतू आई, पूछी, हाँ माँ जी बोलिए। शकुंतला जी आवेश में पूछी, ये मेरे गहने तुम क्यों पहनी हो और स्टोर रूम के ताला की चाबी कहाँ है? प्रमोद बोला, माँ अच्छा से रहना चाहती हो तो अब तक जैसे रह रही थी वैसे रहो। सारा कुछ हम लोग देखते आए हैं और आगे भी देखते रहेंगे। इन सब बातों में दखल मत दो। उसके पिताजी गुस्से में बोले। तब पिताजी के कारण सब कुछ तुम पर छोड़ रखे थे, लेकिन अब जब विश्वास ही टूट गया तो तुम्हारे ऊपर कैसे छोड़ दें? प्रमोद बोला, अगर आपको रहना है तो शांति से रहिए, खुद भी और हमें भी शांति से रहने दीजिए, अन्यथा जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं। शकुंतला जी और हरिप्रसाद जी के कानों में घंटों ये आवाज़ गूंज रहा था, लेकिन उनके बस में अब कुछ नहीं था। कब कौन कागज़ पर दस्तखत किए थे उन्हें कुछ पता नहीं था, और ऐसे भी सारा कागज़ तो प्रमोद ही संभाल कर रखता था। प्रकाश वहाँ से निकलकर अपने ससुराल पहुँचा। वहाँ सारा परिवार उनका व्यथा सुनकर अलग अलग राय दिए। कोई कोर्ट चलिए, कोई पुलिस चलिए, पर प्रकाश साफ मना कर दिया। उसने कहा, नहीं भैया जी, मुझे यह सब नहीं करना। जब माँ पिताजी का ही मन मुझे कुछ देने का नहीं था तो उन्हें दुख देकर मुझे कुछ नहीं लेना भी नहीं है। बस ये बताइए भैया जी कि जीवन यापन के लिए मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ? भैया जी बताए कि अभी ऐसा तो कोई काम समझ नहीं आ रहा, लेकिन सब लोग विचार विमर्श करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बात बनेगा ही। तभी बच्चों की शोरगुल की आवाज़ आई। यह सुनकर विद्या की भाभी गुस्से में मारते हुए बोली, एकदम परेशान करके रखा है। इस महामारी में सारे स्कूल बंद हो गए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो पूरी तरह चौपट हो गया है। ग्रामीण लोग बाहरी लोग का प्रवेश रोक रखे थे। विद्या की भाभी बोली, क्यों नहीं, जब तक कोई ठोस काम नहीं मिलता है तब तक अपना पुराना घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम कर लीजिए। प्रकाश और विद्या को यह बात पसंद आई और उन लोगों को बिना खर्च किए वहाँ रहना भी ठीक नहीं लग रहा था। शुरुआत में घर के ही चारों बच्चों को लेकर प्रकाश और विद्या शाम को अपने पुराने घर में स्वच्छता के नियम का पालन करते हुए बच्चों को पढ़ाने बैठ जाते। धीरे धीरे हर एक दो दिन में एक दो बच्चा बढ़ जाता। उन लोगों ने अपने ट्यूशन क्लास का नाम ही रख दिया था, स्वच्छता के साथ पढ़ाई। धीरे धीरे जहाँ कुछ नहीं था वहाँ कुछ आमदनी होने लगा और ज़िंदगी रास्ते पर आने लगा। प्रतिदिन 5-10 मौत की खबर समाचार पत्रों में आता। प्रकाश का अपने माता पिता और प्रमोद से रिश्ता लगभग समाप्त हो गया था। उसके माता पिता एक दो बार फ़ोन किए, लेकिन प्रकाश इस गलतफहमी के कारण कि माता पिता सारा जमीन जायदाद खुशी खुशी प्रमोद को दिए हैं, इसलिए उनसे बात नहीं किया। कई दिनों बाद नीतू का फ़ोन आया। प्रकाश ने बात नहीं की। फिर विद्या के मोबाइल पर भी कॉल आया, उसने भी बात नहीं की। विद्या के भैया बोले, अरे बात कर लीजिए, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आई, आखिर बुजुर्गों का घर है। पिता विद्या बोली, मुसीबत आए मेरी बला से, जब वो हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचे तो हम लोग क्यों सोचे? भैया जी समझाते हुए बोले, अरे छोड़ो ना, सब लोग अगर एक जैसा ही सोचने लगेंगे तो दुनिया कैसे चलेगा? विद्या चुप हो गई। अब की बार फ़ोन आया तो प्रकाश ने फ़ोन उठाया। नीतू बेतहाशा रो रही थी। प्रकाश पूछा, क्या हुआ, कुछ तो बताइए। वो रोते हुए बताई कि प्रमोद अस्पताल में भर्ती है। प्रकाश बोला, रोइए मत, हम आ रहे हैं। परंतु विद्या दरवाजे पर खड़ी हो गई। उसने कहा, नहीं आप नहीं जाइएगा। प्रकाश बोला, उसे हमारी ज़रूरत है विद्या। विद्या बोली, और आपको कुछ हो जाएगा तो हमारा कौन है? विद्या के भैया जी उसे समझाते हुए बोले, चिंता मत करो, जाने दो इनको। और बोले, जाइए प्रकाश जी, पर सावधानी रखिएगा। प्रकाश हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से निकल पड़ा।
प्रकाश जब घर पहुंचा उसके माँ, पिताजी और बच्चे आकर लिपट गए। नीतू वहीं दरवाजे के पास खड़ी रोए जा रही थी। प्रकाश वहां से निकलकर अस्पताल पहुंचा। प्रमोद प्रकाश को देखकर रोने लगा। प्रकाश उसे सांत्वना देकर डॉक्टर से बात करने लगा। विद्या के भाई का जान पहचान होने की वजह से प्रमोद का अस्पताल में अच्छी तरह से इलाज शुरू हो गया। प्रकाश वहां से एक दिन भी नहीं हिला, इस मुश्किल हालात में डटा रहा। नतीजा ये हुआ कि 15-20 दिन में प्रमोद ठीक होकर घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसे लगा कि ये जो नया जीवन उसे मिला वो प्रकाश के वजह से ही मिला। नीतू और प्रमोद को प्रकाश का सामना करने में शर्म महसूस हो रहा था। प्रकाश थोड़ी देर बाद उन लोगों से कहा, ठीक है अब निकलते हैं, जैसा होगा खबर करते रहना। उसकी माँ आगे बढ़कर प्रकाश को रोकना चाही, परंतु प्रकाश नहीं रुका। बोला, आते रहेंगे माँ मिलने, अभी मेरे परिवार को मेरी आवश्यकता है, और वहाँ से निकल पड़ा। प्रकाश जब पहुंचा तो विद्या और बच्चे उसके करीब आने का प्रयास किए, लेकिन प्रकाश उन लोगों को रोक दिया। बोला, अभी 15 दिन तुम लोग मुझसे दूर ही रहो। और वहीं बाहर बना कमरा में प्रकाश रहने लगा। विद्या प्रकाश को नज़र के सामने देखकर आश्वस्त हो गई। इस बीच कई बार प्रमोद का फ़ोन आया कि भैया, भाभी और बच्चों को लेकर घर आ जाओ। प्रकाश बोला, ज़्यादा आना जाना अभी ठीक नहीं है, मिलना मिलाना तो लगा ही रहेगा, अभी सुरक्षित रहना ज़्यादा ज़रूरी है। इस महामारी में लोगों का रोज़ी रोजगार छिन गया था, जीवन यापन मुश्किल हो रहा था। विद्या के परिवार वालों के मदद के कारण विद्या और प्रकाश का जीवन चल रहा था, लेकिन कितना दिन? विद्या और प्रकाश आपस में बात कर रहे थे। प्रकाश बोला, विद्या, प्रमोद लगातार फ़ोन कर रहा है, लेकिन मेरा वहाँ जाने का इच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि उन लोगों ने जो व्यवहार हमारे साथ किया मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। हो सकता है संबंध फिर बन जाए, हो सकता है बात विचार फिर शुरू हो जाए, लेकिन मेरे मन का घाव कभी नहीं भरेगा। विद्या बोली, छोड़िए, जाने दीजिए, इतना सोचने का ज़रूरत नहीं है, जब जैसा होगा देखा जाएगा। नहीं विद्या, मैं अक्सर तुम्हारे परिवार को महत्व नहीं देता था, हमेशा मेरा भाई, मेरे माँ पिताजी, लेकिन तुम ऐसा कभी नहीं की। तुम्हारे भैया ऐसी स्थिति में हमारा साथ दिए जिस समय सभी लोग मुझे छोड़ दिए। मेरे नज़र में भैया जी का सम्मान और बढ़ गया। उन दोनों के बीच चर्चाएं चलती रहती थी। एक आध महीने बाद महामारी कम होने लगा। सभी लोग वापस अपने अपने काम पर लौटने लगे थे। प्रकाश भी अब लौटना चाह रहा था। फैक्ट्री से फ़ोन आना शुरू हो गया था। भैया जी बोले, जाने से पहले अपने परिवार से भी मिलते जाइए। अरे, जहाँ 4 लोग रहते हैं वहाँ नोक झोंक लगा रहता है। प्रकाश भैया जी से कुछ नहीं बोला, हाँ में सिर हिलाया, पर मन ही मन सोच रहा था, किसी को उसके जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश नोक झोंक नहीं होता। वहाँ से निकलकर प्रकाश अपने घर पहुँचा। प्रमोद प्रकाश को सपरिवार देखकर सोचा, भैया माफ़ कर दिए। नीतू दोपहर का खाना बनाई, सब परिवार साथ मिलकर भोजन किया। विद्या ज़्यादा बातचीत नहीं की, अधिकतर सवालों का जवाब हाँ हूँ में ही दी। दोपहर को थोड़ी देर आराम करने के बाद प्रकाश बोला, ठीक है प्रमोद, माँ पिताजी हम निकलते हैं, शाम का ट्रेन है। प्रमोद बोला, कहाँ जाइएगा भैया? यहीं रहिए, साथ मिलकर रोजगार करेंगे, और ज़मीन घर का कागजात लेकर आया। भैया, इसमें आपका भी है। प्रकाश बोला, तुम ये मत समझना कि मैं घर और ज़मीन वापस पाने के लिए तुम्हारा मदद किए, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ इसलिए तुम्हारा मदद किए। प्रकाश बोला, प्रमोद, मैं मुसीबत में परिवार समझ कर आया था, साथ के लिए, पैसों के लिए नहीं। तुम अगर मुझे अच्छा से बोल देता, भैया ये सब मैं रख लेता हूँ, तो मैं बिना कुछ सवाल जवाब किए तुम्हें दे देता। मुझे दुख बस इतना है कि तुम परिवार के ऊपर पैसों को ज़्यादा महत्व दिया। उससे भी ज़्यादा मैं कहीं भी रहूं, पर जड़ तो मेरा यही है। मैं जड़ से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए बाहर रह कर भी फल फूल रहा हूँ, लेकिन तुम तो मुझे जड़ से ही उखाड़ फेंकने का कोशिश किया। रिश्ता तो रहेगा ही, लेकिन कभी पहले वाला वो गर्माहट नहीं रहेगा। चलो कोई बात नहीं, जीवन में ये सब चलते रहता है। अभी निकलता हूँ, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगा। अपने माँ पिताजी से आशीर्वाद लेकर प्रकाश सपरिवार निकल पड़ा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।